फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद राज। आज की क्लास में हम सीखेंगे घर की जो बिजली आती है उसका हम बिल कैसे निकालते हैं, और इसी में ये जानेंगे किसी जैसे पंखे की क्षमता निकालना, और इसके बाद हीटर हम आज पढ़ेंगे। देखो, पंखों, बल्बों एवं हीटर आदि की सामर्थ्य व धारा तथा व्यय यानी कुल मूल्य ज्ञात करना। इनका रीडिंग आने पर कितना व्यय होगा, कितनी इनका कीमत होगी, कितना हमको इसमें बिल जमा करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर आपने कोई सभी क्लास अभी मिस की है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राज, आपको तुरंत 26 क्लास की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से 1 बाय 1 अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। हमने सीरियल से पढ़ाया है, आपने अगर कोई सी भी क्लास मिस की है तो आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए अब इसके बाद अपनी क्लास को इसी के आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो, हमारे पास ये एक सवाल है। एक भवन में 40 वाट के 10 बल्ब, ठीक, 100 वाट के 5 बल्ब, 40 वाट के कितने हैं, 40 वाट के 10 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब, 8 वाट के 5 पंखे, 8 वाट के 5 पंखे। इसके बाद तथा 1 वाट का एक हीटर लगा हुआ है। ये कोई घर है, मान लो घर में क्या है, घर में एक किसी बिल्डिंग है, उसमें 40 वाट के 10 बल्ब और इसके बाद 100 वाट के 5 बल्ब लगे हुए हैं। इसके बाद क्या है, 80 वाट के 5 पंखे तथा 1 किलोवाट का एक हीटर लगा हुआ है। अब प्रतिदिन बल्बों का उपयोग 8 घंटे, पंखों का उपयोग 5 घंटे तथा हीटर का उपयोग 1 घंटे होता है। ये आपसे कहा गया है कि इसमें बल्बों का उपयोग होता है 8 घंटे, पंखों का उपयोग 5 घंटे एवं हीटर का उपयोग 1 घंटे होता है। तो परिपथ की कुछ सामर्थ्य बताओ। इस मकान में कुल जो यहाँ पर वायरिंग बिछी हुई है, जिसमें से ये इतने बल्ब लगे हुए हैं, कितने बल्ब हो गए, ये देखो 10, 5, 15 बल्ब हो गए। तो इनकी कुल सामर्थ्य जो टोटल है, परिपथ की कुल सामर्थ्य आपको बताना है, शक्ति बताना है, कुल शक्ति कितनी होगी, कुल शक्ति, परिपथ की कुल शक्ति कितनी होगी। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि परिपथ की कुल शक्ति बताओ। उसके बाद सेकेंड में पूछा गया है मेन फ्यूज की धारा जहाँ से मेन फ्यूज में आती है ना, तो मेन फ्यूज की धारा बताओ कि मेन फ्यूज की धारा कितनी हो गई। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखो यहाँ पर कुल हमको निकालनी क्या है, कुल सामर्थ्य निकालनी है, कुल क्षमता निकालनी है। ठीक, देखो एक भवन में 40 वाट के 10 बल्ब, तो हम सर्वप्रथम निकालेंगे बल्बों की सामर्थ्य। जो बल्ब लगे हुए हैं, बल्बों की सामर्थ्य में हो जाए क्षमता या शक्ति की, शक्ति या सामर्थ्य। तो देखो क्या है, 40 वाट के 10 बल्ब, तो 40 गुणा 10, इसके बाद प्लस 100 वाट के 5 बल्ब। 100 वाट के कितने हैं, एक बल्ब की क्षमता कितनी है, 100 वाट, तो 100 वाट के 5 बल्ब, तो इसकी कुल सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, 100 गुणा 5 के मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर 40 वाट के 10 बल्ब दिए हैं, तो 40 में 10 से गुणा कर देंगे, और 100 वाट के 5 बल्ब दिए हैं, तो 100 में 5 गुणा कर देंगे। हमें निकालनी है कुल बल्बों की सामर्थ्य यानी शक्ति निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो इसको मैं जब करेंगे तो 400 प्लस 500, तो ये कितनी आ गई, 900। ये आ गई हमारे पास बल्बों की कुल सामर्थ्य। और 8 वाट के 5 पंखे, तो पंखों की सामर्थ्य, पंखों की शक्ति या क्षमता या फिर सामर्थ्य कितने हैं, 80 वाट के 5 पंखे, तो केवल 80 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 पन 40, 400 वाट। ये है वाट में दिया गया है, वाट में है। अब 1 किलोवाट का एक हीटर लगा हुआ है, तो हीटर की सामर्थ्य या शक्ति 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, हमने आपको फर्स्ट डे क्लास में बताया था, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो 1000 वाट। अगर आपने लेक्चर मिस किया है तो आप ये समझ लेना, जैसे ही डालेंगे यूट्यूब में फिजिक्स बाय राज, आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इससे पहले हमने ये चैप्टर कंप्लीट कराया है। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है कि भवन में सभी उपकरणों की कुल सामर्थ्य, तो कुल सामर्थ्य या कुल शक्ति, कुल सामर्थ्य या फिर शक्ति, जिसको कहा जाता है पावर, पी। अब देखो बल्बों की सामर्थ्य आगे कितनी हो गई, 900 वाट, बल्बों की सामर्थ्य हो गई 900 वाट। फिर इसके बाद पंखों की सामर्थ्य कितनी हो गई, 400 वाट। और क्या है, 1 किलोवाट का एक हीटर लगा हुआ है, तो 1
1000 वाट। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 9 9 4 13, 1300 ये हो गया 1300, और इसके बाद 1000, तो ये टोटल हो जाएगी सामत कितनी, 2300 वाट। 2300 वाट, ये सामत हो गई कितनी, 2300 वाट की। अब इसमें देखो आ गया है परिपथ में, हम देखो हमने क्या किया है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो गया। अब आपको सवाल पढ़ना है, हमने किया गया है, देखो एक भवन में 40 वाट के 10 बल्ब, तो 10 बल्बों की सामत को कितनी है, 40 वाट, यानी कि एक बल्ब की सामत है 40 वाट, तो 10 बल्ब की सामत कितनी हो जाएगी, 400 वाट। यहाँ पर सवाल कहने का मतलब ये है, आपको इसमें टोटल कुल सामर्थ्य निकालनी है, कुल शक्ति निकालना है। तो पहले ये सभी इनकी सामर्थ्य जो हमारे पास एक बल्ब की दी गई है, 4 बल्ब की दी गई है, 10 बल्ब की दी गई है, पहले हम ये निकालें, इसके बाद हम निकालेंगे कुल सामर्थ्य। तो यहाँ पर देखो एक भवन में 40 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, तो बल्बों की कुल सामर्थ्य, तो 40 इंटू 10, तो जैसे करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 वाट। इसके बाद 100 वाट के 5 बल्ब, तो 100 इंटू 5 बराबर 500, तो बल्बों की कुल सामर्थ्य कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 500 बराबर 900 वाट। और 80 वाट के 5 पंखे, तो पंखों की सामर्थ्य कितनी है, पंखों की सामर्थ्य 80 गुणा 5 कर देंगे तो आ जाएगी कुल पंखों की सामर्थ्य। इसके बाद ऐसे हीटर की सामर्थ्य कितनी है, हीटर की क्षमता कितनी है, हीटर की क्षमता है 1 किलोवाट। तो हमने फर्स्ट डे क्लास में आपको बताया था 1 किलोवाट में होते हैं 10⁻³ वाट, या फिर 1000 वाट, और 1 मेगावाट में 10⁻6। ये हमने आपको लास्ट डे क्लास में बताया था। अब आपसे पूछा गया है मेन फ्यूज की धारा, तो मेन फ्यूज की धारा आपको इसमें वोल्ट दिया गया है, विद्युत मेन की वोल्टता, यहाँ पर वोल्टता हमने लिखा है, इसमें आपको वोल्टेज दिया गया है वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट। ये आपसे सवाल में दी गई है, आपको सवाल में कि V बराबर 220 वोल्ट है। अब मेन फ्यूज तार की धारा, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर VI। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है, I धारा पूछी गई है। तो हमारे पास देखो हमने अभी पावर P निकाला है, कुल सामर्थ्य, क्योंकि हमें देखो फ्यूज तार की, यानी मेन जो फ्यूज तार होता है, जो घर से बाहर सबसे पहले सर्वप्रथम लगाया जाता है फ्यूज तार। फ्यूज तार के बाद जैसे ही अंदर जाते हैं तो उसमें उपकरण इसके बाद लगाए जाते हैं, सर्वप्रथम फ्यूज तार लगाया जाता है, जिससे अगर किसी भी उपकरण में कोई खराबी आए तो सबसे पहले फ्यूज तार यहाँ से डिसमिस हो जाता है, ये परिपथ यहाँ से धारा बंद कर देता है। यहाँ पर फ्यूज तार कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो इनको इसमें लगाया जाता है। और इसके बाद जैसे ही परिपथ, जैसे ही मान लो यहाँ पर परिपथ में कुछ आपके घर में कोई खराबी आती है, ये तुरंत फ्यूज तार यहाँ से डिसमिस हो जाता है, तुरंत पावर कट कर देता है। तो इस वजह से फ्यूज तार लगाए जाते हैं। हम ये आपसे पूछा जाएगा कि सवाल में 1 नंबर 2 नंबर के सवाल बन जाते हैं कि फ्यूज तार का उपयोग घरों में क्यों किया जाता है। तो उपकरणों की सेफ्टी के लिए, उपकरणों की लाइफ बढ़ाने के लिए, उनकी लाइफ को और भी इम्प्रूव करने के लिए हमको अपने घरों में फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए। तो इस वजह से हम करते हैं। तो P बराबर VI, हमने अभी कुल सामर्थ्य कितनी निकाली है, 2300 वाट, तो यहाँ पर लिख दो 2300, और V का मान दिया गया है आपको कितना, 220। देखो हमने इसमें लिखा है 220 है कुल वोल्ट, यानी कि तुम्हारे घर में 220 की आ रही है धारा, और धारा नहीं वोल्ट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है। इसके बाद I निकालना है, तो यहाँ से करेंगे 2300 बटे 220 बराबर I। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसके बाद इसको हम 2 से काट दें, 2 थे 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसके बाद इसको जब हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ से I बराबर आ जाएगी, I बराबर 115 बटे 11 एम्पियर। अब इसमें हम इसको भाग देकर हल, इसके आगे भी हल कर सकते हैं। 11 एकम 11। अब इसके बाद यहाँ पर हम 11 एकम 11 हो गया। अब यहाँ से उतारेंगे 5, तो भाग न खाई 0। अब लगाया हमने 0.0 बढ़ाया, तो 11 चुको 44, ये आ गया 10.4 एम्पियर, या फिर ये 10.4 एम्पियर की आ गई धारा, जो इसमें मेन फ्यूज तार में प्रवाहित हो गई। आपके घर में जाने से पहले जो धारा मेन फ्यूज तार में आती है, ये इतनी एम्पियर की धारा इसमें बताई गई है। और इतना वोल्टेज, इतना इसकी पावर शक्ति है कि सभी उपकरण, जो ये सभी उपकरण लगे हुए हैं, पंखा हो गए, चाहे बल्ब हो गए, या फिर हीटर हो गया, तो इनकी कुल सामर्थ्य या कुल शक्ति जिसको कहते हैं पावर, तो होता है 2300 वाट। ये आपके सामने सवाल नंबर फर्स्ट हमारा डिस्कस हुआ, ये समझ लेना। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के सवाल 100% ये सवाल पूछे जाते हैं 4 से 6 नंबर में, 4 से 6 नंबर में ये सवाल आते हैं।
तो आपको ये सवाल बहुत ही कायदे से अपने दिमाग में रखने हैं, क्योंकि ये सवाल 100% आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। देखो, एक भवन में 40 वाट के, अब आपको बस क्या निकालना है, इसमें कुल सामर्थ्य और धारा, मेन फ्यूज तार की धारा। या भवन में आपसे ये पूछ सकता है मेन फ्यूज तार की धारा बताओ, या फिर ये ऐसे भी पूछ सकता है कि भवन में फ्यूज तार की न्यूनतम क्षमता बताओ। भवन फ्यूज तार की न्यूनतम क्षमता बताओ, फ्यूज तार की न्यूनतम क्षमता, न्यूनतम क्षमता। तो मतलब इसका क्या हुआ कि अधिकतम धारा, मेन फ्यूज तार की धारा, ये धारा यहाँ पर अधिकतम होगी। धारा जो मेन फ्यूज तार होगी, तो ये मेन फ्यूज तार में धारा अधिकतम होगी, लेकिन मेन भवन में मेन फ्यूज तार की न्यूनतम क्षमता न्यूनतम होगी और धारा अधिकतम होगी। मेन फ्यूज तार की धारा अधिकतम होगी और मेन फ्यूज तार की क्षमता न्यूनतम होगी, क्योंकि इससे अगर कम हुई ये मेन फ्यूज तार में धारा, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, इसके बाद आई होप ये सवाल आपको 100% समझ में आया होगा, और इसी तरीके के सवाल 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इस टाइप का सवाल अपने दिमाग में 100% रखना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो बल्ब जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा एक बल्ब है कितने 100 वाट और 220 वोल्ट है, तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को 220 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सप्लाई से निर्गत धारा ज्ञात करो। सप्लाई से कितनी धारा निकल रही है, ये देखो एनसीईआरटी में भी है 14, 19, 20, 22 लगातार, यानी कि अब इस टाइप के सवाल 100% एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ये सवाल आपको समझना है, और इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे तो आपको अपने मन से करने हैं। देखो, दो बल्ब दिए गए हैं, तो यहाँ पर आई बराबर क्या होता है, आई बराबर, चूंकि हम जानते हैं आई बराबर V/R, तो यहाँ पर हमको V तो दिया गया है, V बराबर कितना है, V बराबर 220 वोल्ट, देखो दिया गया है ना, V बराबर 220 वोल्ट से जोड़ा जाता है। अब लेकिन रही बात, आपको निकालना क्या है, प्रतिरोध R। तो R ज्ञात करने के लिए आपको इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक दिया गया है, एक बल्ब क्या है 100 वाट 220 वोल्ट का है, ठीक, दूसरे का पर क्या है 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है। तो इसमें क्षमता दी गई है और वोल्टेज दिया गया है। तो हमने आपको बताया था P बराबर, चूँकि हम जानते हैं P बराबर V²/R होता है, ये कल फार्मूला हमने आपको बताया था, P बराबर V²/R। हमको देखो इसमें वोल्टेज दिया गया है, कितने वोल्टेज, कितना 220 वोल्टेज है, और वाट कितने 100 वाट है। अब इसलिए हम निकालेंगे R बराबर V²/P। अब यहाँ पर हम R1 निकालेंगे, तो R1 बराबर अब देखो V², V का मान कितना दिया है 220, तो 220 गुणा 220, और P कितनी है R1 की 100, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो 22 शाम 484 ओम आ गया, ये R1 प्रतिरोध आ गया। फिर इसके बाद ऐसे निकालना है आपको R2, तो R2 बराबर V² का कितना मान हो गया जाएगा, वही 220 इंटू 220। इसके बाद यहाँ पर कितना है 60 लिखा है, तो नीचे 60 का हम भाग दे देंगे, तो ये से कट जाएगा, 2 से 2 3 6, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा कुल 2420 आ जाएगा, 2420/3 ओम। अब इसके बाद चूंकि क्या है 220, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये चीज़ देखो यहाँ पर सवाल में कहा गया है 220 वोल्ट, केवल आपको समांतर क्रम किस लिए कहा गया है कि यानी इसको प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। चूंकि समांतर क्रम में हम जानते हैं, चूंकि समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर, इसमें क्या देखो 220 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम को ही आपके सवाल में आ सकता है पार्श्व क्रम, तो पार्श्व क्रम भी यही होता है, पार्श्व क्रम, ये याद रखना, भूलना नहीं, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है। समांतर क्रम में क्या होगा, कुल प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर, पहले क्या होगा दोनों का गुणा, और इसके बाद फिर दोनों को प्लस में करेंगे, तो दोनों गुणा, तो 484 इंटू, अब इसके बाद 2420/3, दोनों गुणा अपान दोनों को प्लस में करेंगे, 484 प्लस 2420/3,
अब इसको जब हल करेंगे समथिंग, तो ये यहाँ पर इसका काट छाट के आपको हल करना है, तो करीब आ जाएगा 302.5 ओम। अगर हल करने लग जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक अपना देखो यहाँ पर इसको काटेंगे, इसके बाद यहाँ से नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर फिर ऊपर हल करेंगे, तब इतना कुल मिलाकर टोटल इतना आ जाएगा। ये आ गया क्या, प्रतिरोध आर आ गया। तो आप आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर वी है, आर है, तो यहाँ से अब क्या हम निकालेंगे, अब यहाँ से हमको निकालनी है इसमें धारा। आई बराबर क्या होगा, आई बराबर वी का मान कितना दिया गया है, तो वी का मान है 220, वी अपान आर, आर कितना आ गया 302.5। तो जब हम इसको हल करेंगे, इसमें जीरो बढ़ाए, इसको जब हल करेंगे तो इसका समथिंग समथिंग आएगा 0.75 के आसपास एम्पियर आ जाएगी इसकी धारा। ये कैलकुलेशन तो आपको अपने मन से करनी है, ये चीज़ हम यहाँ नहीं सिखा पाएंगे कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर ये समझ लेना बहुत ही आगे चल के आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ये अपने मन से करनी है, ठीक है। हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं आपको, ये कैलकुलेशन अपने मन से करनी है, ठीक, ये याद रखना। देखो यहाँ पर केवल हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। देखो दो बल्ब हैं जिनमें एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, ठीक है। एक ये बल्ब है 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, तथा दूसरे पर 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। को 220 वोल्ट की ये इन दोनों बल्बों को 220 वोल्ट की सप्लाई से समांतर क्रम में जोड़ा गया। ये समांतर क्रम किस लिए कहा गया, ये इंडिकेट हमको इसलिए कर रहा है समांतर क्रम कि हमको इसमें निकालना है कुल प्रतिरोध, क्योंकि आई बराबर वी अपान आर होता है। चूँकि हम जानते हैं आई बराबर वी अपान आर होता है, हमारे पास वी तो है लेकिन आर नहीं है, तो हम यहाँ से आर हम चूँकि जानते हैं पी बराबर पावर, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर। तो इस सूत्र की सहायता से हम यहाँ पर आर निकालेंगे, पहले R1 और इसके बाद R2। हमको यहाँ पर P1 और V1 का मान दिया गया है, इसके बाद ये P2 और V2, ये हमारा है P1 और V1 और ये हमारा P2 V2। तो इसकी सहायता से हम P1 V2 की सहायता से हम निकालेंगे R1 और R2। इसके बाद समांतर क्रम में, क्योंकि ये प्रतिरोध जुड़े हैं, तो हमने आपको समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध बताया था। R बराबर क्या होता है, पहले दोनों प्रतिरोधों का गुणा, पहले दोनों के प्रतिरोध का गुणा और इसके बाद दोनों को प्लस कर देते हैं। ये होता है समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र। अगर दो आपके पास दो समांतर क्रम में दो अगर प्रतिरोध आपको जोड़ने हैं समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में उनको जोड़ने पर जो उनका कुल प्रतिरोध होता है, तो पहले दोनों का गुणा करते हैं और उसके बाद दोनों को जोड़ देते हैं। इस टाइप के सवाल 100% आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं देखनी है, केवल आपको इसका कॉन्सेप्ट जो हम समझाने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं, जो हमारा प्रयास यही है, अथक प्रयास, कि आपको केवल अपने दिमाग में से कॉन्सेप्ट बैठाने हैं कि हाँ इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर इस टाइप का हमारे एग्जाम में सवाल आएगा तो हम उसको इस तरीके से करेंगे। ये चीज़ हमारी बताने की केवल कोशिश है, यही हमारा उद्देश्य है केवल बताने का, कि आपको सवाल में ये नहीं समझना है कि सवाल की कैलकुलेशन नहीं रखनी है। केवल आपको सवाल में हम जैसा बता रहे हैं कि हम इस मेथड से इसको लगाएंगे। देखो हमने यहाँ पर हमको आई बराबर वी अपान आर, जैसे हमसे कहा गया कि धारा ज्ञात करो, तो हमको तुरंत मालूम है आई बराबर वी अपान आर होता है। लेकिन अब समस्या इस बात की आ रही है कि हमारे पास आर नहीं है, आर नहीं है, तो हम तुरंत अब जाएंगे किस में, देखो इसमें पावर और वोल्ट में। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है। अगर आपने फर्स्ट क्लास मिस की है तो फर्स्ट क्लास में हमने आपको ये फार्मूले बताए थे, पी बराबर वी स्क्वायर अपान आर होता है। तो इसकी सहायता से हम निकालेंगे R1 और R2, और इसके बाद दोनों कौन से क्रम में जोड़ना गया है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में R बराबर क्या होता है, समांतर क्रम में R बराबर होता है दोनों का गुणा प्लस अपान दोनों का प्लस। बस इसकी सहायता से हम तुरंत निकाल लेंगे आई बराबर वी अपान आर से। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। एक विद्युत मोटर की शक्ति आपको कितनी दी गई है, 5 किलोवाट। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक प्रयोग में लाने के बाद, चलाए जाने के बाद कितने यूनिट विद्युत का व्यय हुआ, यानी कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय हुआ, वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सर्वप्रथम शक्ति क्या है, इसकी शक्ति दी गई है 5 किलोवाट। शक्ति कितनी है, P बराबर 5 किलोवाट। तो 5 किलोवाट को हम चेंज करें किस में, वाट में। तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, तो 5000 वाट, ये हो गई शक्ति। इसके बाद हमको इसमें क्या, कितने यूनिट प्रयोग में लाने के बाद कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय हुआ। तो प्रयोग में लाने के बाद व्यय विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत
व्यय विद्युत ऊर्जा, या फिर इसको कहा जाता है यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, यही होती है व्यय विद्युत ऊर्जा या फिर यूनिटों की संख्या बराबर। अब देखो यहाँ पर हमने आपसे कल फार्मूला बताया था कि इसमें वाट इंटू घंटे, तो कितने वाट है, देखो 5000 वाट, ठीक है 5000 वाट हो गया। इसके बाद घंटे कितने हो गए, देखो 6 घंटे की दर से 30 दिन, तो 6 घंटे डेली चलता है 6 घंटे, इसके बाद कितने दिन हो गए, पूरे 30 दिन। हमने आपसे इसमें घंटे लिखा था, इसके बाद डे कितने दिन हो गए, इसके बाद लास्ट में 1000 का भाग दे देते हैं। तो 1000 का हम जैसे भाग देंगे यहाँ पर देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, 6 पंचे 30 और 30 से 90 यानी कि 900 यूनिट, 900 यूनिट। अब इसी में आपसे कहा जाए कि यदि एक यूनिट का मूल, यदि एक यूनिट का मूल 2 रुपये हो, 2 रुपये हो तो कीमत बताओ, तो कुल कीमत, कुल कितने रुपए का बिल आएगा, कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था यूनिट इंटू क्या करना है केवल आपको, तो कुल कीमत, कुल यानी कि कुल व्यय धन कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो कुल कीमत निकालने के लिए आपने यूनिट निकाली है, कितने यूनिट है 900, और एक यूनिट का मूल्य कितना है, एक यूनिट का मूल्य है 2 रुपये, तो 900 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा 1800 रुपये। आपको इसके लिए 1800 रुपये देने पड़ेंगे एक महीने के लिए, 30 दिन के लिए। जब आप इसको 5 किलोवाट की अगर आपके पास एक कोई मोटर है, 5 किलोवाट की अगर आपके पास कोई एक मोटर है, आप उसको ये समझ लेना कितने दिन, इसके प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 6 घंटे प्रतिदिन आप चलाते हैं, और इसके बाद 30 दिन का आपसे पूछा जाएगा 30 दिन में कुल कितनी कीमत हो गई, कुल कितने रुपए का उसमें हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा, कुल कितना हमारा बिजली का बिल आएगा। अगर हमारे पास 5 किलोवाट की कोई मोटर है और उसको हम प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 30 दिन तक लगातार चला रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, यूनिटों की संख्या। इसमें हम आखिरकार यूनिटों की संख्या कितनी आ रही, तो हमने यहाँ से बताया था वाट इंटू घंटे इंटू दिन, यानी कि माह कितने दिन का होता है, 30 माह का, 30 दिन का होता है एक माह। तो यहाँ पर 30 लिख दिया हमने, 1000 का भाग दे दिया, तो कितने आ गए यूनिट, यहाँ पर आ गए 900 यूनिट। अब इसके बाद हमसे मान लो अगर इसी में आगे सवाल बनता है कि आपसे इसी में कीमत पूछी जाती है, मूल्य पूछा जाता है कि यदि एक यूनिट का मूल्य 2 रुपये हो, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये हो, तो आपने जितनी यूनिटों की संख्या निकाली है, जितने आपके पास यूनिट आए, जितना आपके पास व्यय हुआ है विद्युत ऊर्जा का, जितना व्यय हुआ है, केवल आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है जितने कि आपको मूल्य, आपके पास जितना मूल्य दिया गया हो। यहीं से हमारा तुरंत आ जाता है उसका कुल मूल्य, यानी कि एक महीने में हमने इसके कितने रुपए का बिल हमारे पास आया। तो आज की क्लास में हमने आपके सामने ये समझना पंखे एवं विद्युत हीटर और बल्ब आदि से संबंधित में धारा निकालना, कुल परिपथ में हमारे मकान में घर में कुल धारा निकालना, और इसके बाद उसी में उसकी सामर्थ्य निकालना, और उसमें कितना व्यय होता है कुल कीमत निकालना। आज की क्लास में हमने ये सीखा है। तो आज की क्लास को भी यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। नेक्स्ट सेशन में ये समझ लेना, अब इसी के आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कौन सा चैप्टर आ रहा है, उसी हिसाब से नेक्स्ट सेशन वहीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े। जितने लोग ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतना ही उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट, जैसा कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है। 16 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम है, बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से है। तो आपको जैसा मालूम है कि एग्ज़ाम अब नज़दीक हैं, तो इससे पहले और भी धमाके आने वाले हैं। ये समझ लेना, केवल आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी गारंटी है। आपको ये समझ लेना, हमारे पास फिजिक्स का 25 नंबर पूर्णांक होता है, 25 में 20 नंबर दिलाने की गारंटी हमारी है। केवल आपको हमारे ऊपर केवल विश्वास मात्र करना है, और जितना हम आपको बता रहे हैं केवल उतना आपको सीखते हुए चलना है। अभी मैराथन आना बाकी है, और मैराथन में भी हम यहाँ पर अभी तो ये पढ़ा रहे हैं, थोड़ा विस्तार में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद केवल पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, जो जहाँ से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा केवल उसी के लेवल से बात होगी, और रिवीजन उसी लेवल पर कराया जाएगा। तो केवल आपको हमारे ऊपर विश्वास मत करना है, हमारी इस बात की गारंटी है कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाया जाए। तो चलिए इसी साथ हम आज अपनी क्लास को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।